हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग लेके चलेंगे हमारी थर्ड बुक पे, जिसका हम लोग पूरा कंप्लीट रिवीजन करेंगे। प्रीवियस लाइव में हमने हमारी सेकेंड बुक जिसमें शेयर्स और डिबेंचर्स, उसमें आने वाले सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। और आज के इस लाइव में हम लोग करेंगे हमारी थर्ड बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट रिवीजन, जो हमें अच्छे से पता है कि वो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो कि हमारा परसों अकाउंट का एग्जाम है, उसमें 20 मार्क्स की हमें नजर आएगी। अब इस 20 मार्क्स की बुक में अगर बच्चों हम थोड़ी स्मार्ट स्टडी करें तो हम 20 आउट ऑफ 20 लेकर आ जाएंगे। थोड़ा सा 19-21 रह भी गया, 15 से नीचे आएंगे ही नहीं अगर थोड़ा सा स्मार्ट रिवीजन करेंगे। तो उसी स्मार्ट रिवीजन के साथ मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि इसमें हमें नजर क्या आएगा। इसमें हमें 1 मार्क्स के तो 4 एमसीक्यूज नजर आएंगे बेटा, हमें 6 मार्क्स का एक कैश फ्लो नजर आएगा, हमें 6 मार्क्स का एक कैश फ्लो नजर आएगा, कैश फ्लो जो कि हमें 6 मार्क्स का नजर आ जाएगा। 4 मार्क्स में हमें कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट दिखेगा। 3 मार्क्स का हेड और सब हेड नजर आएगा। और 3 मार्क्स में हमें नजर आएगा रेशो वाला चैप्टर। और हो सकता है शायद रेशो वाले चैप्टर में हमारा जो सेकंड चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी एक थ्योरी और करके ऑप्शन में आ जाए। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आ गई तो शायद रेशो के साथ और में आएगी। तो इसी के साथ अगर हम ऐड ऑन करते हैं इनको तो 10 और ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये बुक हमारी 20 मार्क्स की हमें दिख गई। अब इस 20 मार्क्स की बुक के अकॉर्डिंग अगर रिवीजन करें तो अगर हम पहले कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं हेड और सब हेड, तो उसके लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए कि पार्ट 1 शेड्यूल 3 में हम बैलेंस शीट, पार्ट 2 शेड्यूल 3 में हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तीसरा नोट्स टू अकाउंट और चौथा कैश फ्लो स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हमें बैलेंस शीट कंप्लीट पता हो, जिसके 2 मेजर हेड्स होते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स, और उसके अंदर हमारे जो हेड्स होते हैं वो 4 होते हैं हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटी में और 2 होते हैं एसेट्स में। 4 में अगर हम बात करें तो शेयर पेंडिंग अलॉटमेंट वाला कॉन्सेप्ट, नॉन करेंट लायबिलिटी वाला, करंट लायबिलिटी वाला और शेयर होल्डर्स फंड। और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स और एसेट्स, करेंट एसेट्स। उसके अंदर अगर सब हेड की बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी अगेंस्ट शेयर वारंट। अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो 4 पॉइंट उसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी। और एसेट्स की बात करें, करेंट लायबिलिटी की बात करें तो इसमें भी 4 पॉइंट्स आते हैं, जैसे हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और ट्रेड पेएबल, और लास्ट होता है हमारा अदर करेंट लायबिलिटीज। उसके बाद एसेट्स में हमारे 5 पोर्शन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और उसके बाद हमारे आ जाते हैं हमारे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तीसरे में आता है डिफर्ड टैक्स एसेट, चौथा हो जाता है अदर नॉन करेंट एसेट्स, और 5वां हो जाता है हमारा जिसका नाम है हमारा 5वें नंबर पर रह गया था हमारा डिफर्ड टैक्स एसेट्स बोल दिया था मैंने, हाँ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रह गया था, वो भी हमारा यहाँ पर कवर हो गया। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें 6 पॉइंट्स हमें करंट एसेट्स में दिखते हैं। उसमें पहला पॉइंट हमें दिखता है इन्वेंट्री, करंट इन्वेस्टमेंट, पहले नंबर पे करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंट्रीज, उसके बाद होता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ऊपर हमारा एक लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस रह गया था नॉन करंट में, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्री मैंने बता दिया, अदर करंट एसेट्स भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। तो उसके अंदर के आइटम्स आएंगे बहुत ही अच्छे से। मैंने आपको अपनी लॉन्ग वाली जो पहली लाइव की थी मैंने 1 दिसंबर को, उसमें एक एक आइटम को, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो एक एक आइटम जरूर डिस्कस करिए, पढ़िए और अच्छे से लर्न करिए, ताकि इसका मार्क्स अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो हमारी गलती बिल्कुल भी ना हो। दूसरा, अगर मान लो हेड और सब हेड नहीं आता
वो हमसे स्टेटमेंट ऑफ P&L का कॉन्सेप्ट पूछते हैं। तो याद रखिएगा हमारे फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये सब हमें दिखते हैं डिवेंचर्स में। उसके बाद हमें नेक्स्ट दिखता है हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हमें मतलब चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में क्या आता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। तो इस तरह से हमारा जो हेड और सब हेड का पॉइंट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L का पॉइंट है, उसमें कोई गलती नहीं करनी है बच्चों, वो हमारी स्कोरिंग रहेगी इस बुक में। सेकेंड नंबर पे अगर हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी की बात करें तो अगर यह हमें नजर आ गया किसमें, चॉइस में रेशो के साथ, तो हमें इसमें क्या क्या तैयार करना है, 3 टेक्निक्स कर लीजिए, रेशो, कंपैरेटिव कॉमन साइज और कंपैरेटिव कॉमन साइज, रेशो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से कोई भी 3 की डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल और इंटरफर्म कंपैरिजन, इनके अदर नेम्स अच्छे से कर लीजिए। 3 लिमिटेशन कर लीजिए, नॉट फ्री फ्रॉम बायस और विंडो ड्रेसिंग और इग्नोर्स क्वालिटी। 3 आप लोग ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए, मेंटेनिंग द असेसिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी, असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी, असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। तो ये सारी बातें हैं जो हमें तैयार करनी है। यूजर्स कर लीजिए, यूजर्स के नाम दिमाग में रखिए कि कौन कौन से यूजर्स हैं, इंटरनल कौन से एक्सटर्नल यूजर्स है, तो इनके साथ अच्छा फोकस रखिए बच्चों। तो ये आपको अच्छे से कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर को करने के बाद याद रखिएगा कभी भी कैश फ्लो हुआ, रेशो हुआ, कंपैरेटिव चैप्टर हुआ, कभी भी इनकी लिमिटेशंस, इनके ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो आपको सेकंड चैप्टर का ही आंसर लिखना है, चाहे कुछ हो जाए आंसर वही रहेगा, डेफिनेशन बदल जाएगी बस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। तो अगर हम कंपैरेटिव की बात करें तो हमारा आगे का स्टेटमेंट जरूर बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से बदल जाता है, बल्कि कंपैरेटिव का जो पॉइंट होता है ABCD के पॉइंट से होता है। A मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर होता है, B मीन्स करेंट ईयर, C इज इक्वल टू करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और D इज इक्वल टू C अपॉन A इंटू 100। तो इस तरीके से बहुत सफाई से कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना, जैसे एग्जाम में आए वैसे अच्छे से कर लेना। अगर हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें बच्चों, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में क्या होता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट में हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें भी 4 कॉलम रहते हैं बच्चों, लेकिन इन 4 कॉलम में हमें अलग अलग बातें याद करनी पड़ती हैं। फर्स्ट 2 कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का और नेक्स्ट 2 कॉलम हमारा परसेंटेज चेंज के रहते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, अगर किसी कंपनी के नाम हो तो वो भी लिखिएगा, क्योंकि इसका मतलब केवल इससे और इसका मतलब केवल इससे होता है। अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 होता है, और अगर बैलेंस शीट है हमारी तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट्स हमारा 100 होता है। तो इस बात को हम भूलेंगे नहीं और इस तरह से कॉमन साइज भी फोकस अच्छे से करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेशो एनालिसिस। हमारे टोटल 18 रेशोज है। सबसे प्रायोरिटी में बच्चों सारे रेशोज के फॉर्मूले तैयार करिए, है ना, और सारे फॉर्मूले तैयार करने के बाद आप लोग अच्छे से तैयार करिए कि भाई आइडल रेशो करंट रेशो का क्या है, क्विक रेशो का क्या है 1:1 है, और करंट रेशो का क्या है 1:2:1 है। साथ में हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशो का आइडल रेशो क्या है, तो वो 2:1 है। तो इस तरीके से इनके आइडल रेशो याद रखिए। क्वेश्चन में लगातार 2 सालों से हमें जो क्वेश्चन नजर आ रहा है रेशो का, वो हमें नजर आ रहा है कि इसमें रेशो नो चेंज हुआ है, बढ़ा है, कम हो गया। तो इसमें आप शुरू के 4 रेशो अच्छे से कर लो, जैसे करंट रेशो का कर लो, क्विक का कर लो, बढ़ा घटा या नो चेंज हुआ, प्रोप्राइटरी कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर दोबारा क्या बता देती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कर लो और प्रोप्राइटरी रेशो कर लो, और करंट रेशो, क्विक रेशो कर लो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो कर लो। तो 5 रेशो मेरे कहने पर आप तैयार करो, जिसका आपको नो चेंज, डिक्लाइन या फिर इम्प्रूव बताना है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से मार्किंग मिल जाएगी। दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसको तैयार कर लो अच्छे से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कर लो, नेट प्रॉफिट रेशो कर लो। शुरू के जो हमारे दोनों रेशो है, करंट रेशो और क्विक रेशो, इस पर फोकस करो बच्चों। कभी भी हम लोग ना रेशो के चैप्टर में नहीं जज कर सकते कि यही रेशो आएंगे, बिकॉज हर बार CBSE से रेशो में कुछ नया ही मिलता है देखने को। लास्ट ईयर भी उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का डिक्लाइन वाला कॉन्सेप्ट दिया था,
और सारे ही आंसर नो चेंज थे और ऑलमोस्ट सारे ही आंसर नो चेंज थे। तो मतलब इसका एक रहता है, फनी मोड होता है इसका, कुछ भी रेशो दे सकते हैं। दो बार एक बार लगातार इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्वेश्चन आ गया था जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो बिफोर को एक्स मान के टैक्स को माइनस करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म की थी और आंसर निकालना था। तो इन चीजों को ध्यान रखना है और अच्छे से तैयार करना है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपको फॉर्मूले को प्रायोरिटी लेना है, सारे फॉर्मूले, उनके बेस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से बताती हूँ, मैंने अपनी लाइव में आपको कराए थे और उसमें बच्चों सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो हमारी 2 मंथ्स की लाइव चली थी उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक एक रेशो को बताया था। तो आप उसको अच्छे से कर लो क्योंकि 3 नंबर का सवाल है बच्चों, 3 का नहीं, मेरा दिमाग कह रहा है 5 नंबर का सवाल है। तो 3 नंबर का रेशो, लेकिन 1 मार्क्स के एमसीक्यूज भी तो है ना, तो हो सकता है 2 ही क्वेश्चन, 2 रेशो के क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज में। तो बेटा मार्किंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनको कवर करना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर थ्योरी की बात करें तो पहले हम टोटल मार्क्स की बात करें तो ये 8 नंबर का आएगा, 6 का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स के 2 एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। अगर 1 मार्क्स की बात करें तो कैश इसमें इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, नो फ्लो हुआ है, ऐसी एक्सरसाइजेस आपको अच्छे से तैयार करनी है जिसमें मान लो कैश विड्रॉ है, नो फ्लो, कैश डिपॉजिट किया, नो फ्लो, और कोई भी लाइन है जैसे आपको लग रहा है इसमें कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट है, नो फ्लो, तो जहां पर कोई फ्लो नहीं हुआ है मान नो फ्लो, अगर पैसा आया है, इनफ्लो गया है तो आउटफ्लो, इसको याद रखेंगे। उसके बाद फॉर्मेटिंग अगर आपने अच्छे से कैश फ्लो की कर ली है बच्चों तो 6 नंबर का क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। साथ में जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना कि ये इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है बताओ, तो जब हमें फॉर्मेट पता है ना बच्चों तो आराम से हो जाएगा। तो इनको याद रखना। फॉर्मेट को अगर मैं एक बार सुनाना चाहूँ तो मैं आपको कैसे सुनाऊंगी, तो पहला कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, इसमें 5 आइटम्स ऐड होते हैं। पहला होता है प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व और इंटरिम डिविडेंड, और उसके साथ हमारा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ है, मतलब कोई भी नेचुरल कैलेमिटी का लॉस हो गया और अगर हमें उसका पैसा रिसीव हुआ है तो वो लेस हो जाएगा और रिफंड ऑफ टैक्स भी लेस हो जाएगा। उसके बाद बी पॉइंट में हम 7 आइटम ढूंढते हैं जो हमें ऐड करने हैं। डेप्रिसिएशन, गुडविल अमोर्टाइज, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और साथ में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसके अलावा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इनके अलावा माइनस हो जाते हैं हमारे 5 आइटम्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और साथ में डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और एक होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इनके बाद जो हमारा आंसर निकलता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम ऐड करते हैं डिक्रीज इन करेंट एसेट, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी और लेस कर देते हैं इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। और उसके बाद जो आंसर आता है वो होता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन और इसमें हम लेस करते हैं टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर ऊपर आया है तो उसका अपोजिट करके लिखकर हम उसे मेंशन करते हैं और हमारा आंसर कवर यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वो है बेसिकली हमारा जो पॉइंट है वो है बेटा हमारा क्या नाम है उसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो उसमें हमारे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और तीनों का ही सेल और साथ में रेंट रिसीव्ड, इंटर रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इसमें केवल ऐड माइनस होंगे परचेज वाले आइटम, बाकी सारे आइटम हमारे लेस हो जाएंगे। और उसके बाद बेटा हमारे नहीं लेस हो जाएंगे परचेज वाले आइटम, बाकी सब ऐड हो जाएंगे। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर इशू हुआ है, शेयर बढ़ गया है तो ऐड होगा, डिबेंचर बढ़ गए हैं पिछले साल से तो ऐड होंगे, अगर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो ऐड होगा, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है तो लेस हो जाएगा। और उसके बाद जो आपने ए में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिए थे कॉन्सेप्ट जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और बच्चों इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे अब माइनस हो जाएंगे जो हम उठा लेंगे ऑपरेटिंग से। तीनों का जब हमारा आंसर आ जाएगा, तीनों एक्टिविटीज का जब बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा तो अगर वो पॉजिटिव आंसर है तो लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर वो नेगेटिव है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग को जो कि हमारा बराबर हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट एंड को।
ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों, और इस तरह से पहले ही जज कर लेना अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि क्लोजिंग में से ओपनिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को माइनस करके पहले ही आइडेंटिफाई कर लेना कि आपको तीनों एक्टिविटीज का क्या आंसर लेकर आना है। और अगर एग्जाम में पूरा फोरकास्ट तो ना आए, सिंगल सिंगल एक्टिविटी आ जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने फॉर्मेट पे हाई फोकस रखना, तो आप अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस की बात करें कि मैम हमें कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो 2 या 3 से ज्यादा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस ना करें। प्रायोरिटी में 3 एडजस्टमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान दें। पहला डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट आ जाए तो आपको अकाउंट बनाना होगा। दूसरा, अगर कोई भी पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड हुआ है तो इस पे आपको अकाउंट बनाना होगा। तीसरा, टैक्स पेड अगर दिया है या टैक्स प्रोवाइडेड दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स का भी फॉर्मेट बनाना होगा। एक बार फॉर्मेट और आपको बता देती हूँ तो हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। अगर एसेट अकाउंट की बात करें तो एसेट का ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एसेट का क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होगा हमारा बेटा कोई भी सोल्ड, अगर जो सोल्ड हुआ है, उसके बाद हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा और लॉस ऑन सेल भी यहाँ होगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल यहाँ पर बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर परचेज अगर है तो दोनों साइड बैलेंस करेंगे, कहीं ना कहीं जो फिगर नहीं गिवन है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। इस तरह से इंटेंजिबल का भी ऐसे ही बनता है, बट हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन की जगह पर अमोर्टाइजेशन मतलब राइट ऑफ लिखना होता है। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट की बात करें तो वो हमारा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा और ओपनिंग बीडी यहाँ पर आ जाएगी, सीडी यहाँ होगी। टैक्स पेड हमारा यहाँ आएगा जो कि हम एच पॉइंट पर लिखेंगे, मतलब जब लास्ट में कैश एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद जो पोर्शन होता है वहां। और टैक्स प्रोवाइडेड यहाँ आएगा जो कि हमारा ए पॉइंट जो मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स का, वहां मेंशन हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट के साथ अपने पॉइंट्स को कवर करेंगे। एक आखिरी पॉइंट, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ जाती है आपको, जिसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं, तो यहाँ पर उसका ओपनिंग बैलेंस आएगा और यहाँ पर उसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ आने के बाद जो हमारा एसेट सोल्ड हुआ है, जिसका पार्ट ऑफ एसेट बिका है, उस एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहाँ लिखेंगे और बैलेंसिंग बच्चों डेप्रिसिएशन के साथ हो जाएगी। तो इस तरह से इस बुक को भी फिनिश करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, पॉइंट्स को याद रखेंगे, कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कंपनी अकाउंट में कभी भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें अच्छे दिखने वाला है। बुक 20 मार्क्स की है, बहुत अच्छे से कवर करना, बहुत अच्छे मार्क्स लाना और बहुत 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 अच्छी स्कोरिंग करना। कल एक और वीडियो आपके पास आएगी जिसमें आपको लास्ट मोमेंट में आपको क्या क्या चीजें इस तरह मैनेज करनी है, पेपर को किस तरह से करना है, पहले कौन सा पोर्शन करना है, अपना लिखने का तरीका क्या होगा और पेपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, ये मैं आपको कल की लाइव में बताऊंगी। तब तक आप अच्छे से तैयारी करिए और बेस्ट प्रिपरेशन रखिए। बाय बाय।